बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दिस इज़ आवर लेसन नंबर 22 इन इंग्लिश लैंग्वेज जी। हम पहले पिछली लेसन्स में एक्सरसाइजेस कर रहे थे कि इसकी रीडिंग की जी। ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर किया था, बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि दैट दिस इज़ नॉट जस्ट टू वर्क अपॉन रीडिंग स्किल। ध्यान रखिएगा कि रीडिंग एक्सरसाइजेस सिर्फ रीडिंग स्किल के लिए नहीं है या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए नहीं है, इट इज़ ऑल्सो देयर फॉर योर ओवरऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट। उस ओवरऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट में मैंने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट कही थी कि आपका एक क्या है, बेसिकली आप जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स जी। कि एक रीडिंग के थ्रू आपके स्ट्रक्चर्स सीख भी रहे हैं, स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस भी हो रही है, नए स्ट्रक्चर्स आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है जी, वोकैबुलरी क्लियर। और तीसरा आप क्या है, एक्सप्रेशन जी, अबव ऑल जी। कि मतलब वही एक आम इंसान एक बात करता है तो उसके अल्फाज भी मतलब वही होता है, बात उसने भी कम्युनिकेट कर दी, लेकिन वही एक कोई प्रोफेशनल राइटर है, कोई ऑथर है, ठीक है, कोई कोई लिटरेरी पर्सन है, उसी बात को वही करता है, लेकिन आपने देखा होगा उसमें असर अंगेजी होती है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन बड़ा स्ट्रांग होता है। अब वो क्या वो लफ्ज़ों का चुनाव है ना, लफ्ज़ों का इंतखाब है वो, ठीक है। ये बात को कहने के मुख्तलिफ अंदाज़ है। मिसाल मैंने दी थी आपको, कुछ मैंने बुक में देखी कि वो बड़े मज़े का मुझे लगा कि हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इवनिंग केम जी, ठीक है। तो वहाँ क्या था कि द डे फेडेड इनटू नाइट जी। अब शाम आई, दोनों का मतलब यही है, इवनिंग केम या द डे फेडेड इनटू नाइट। लेकिन द डे फेडेड इनटू नाइट एक ज़रा खूबसूरत एक्सप्रेशन है जो आप सीख लेंगे। जब आप उसको अपने बोलने में, अपने लिखने में ले आएंगे तो आपका एक्सप्रेशन भी खूबसूरत हो जाएगा। तो रीडिंग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रीडिंग एबिलिटी नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक रीडिंग स्किल नहीं है। क्लियर दैट रीडिंग इज बेसिकली कंसिडर्ड अ बेसिक टूल टू इम्प्रूव ऑल द स्किल्स जी, ठीक है। इसके थ्रू आपकी लिसनिंग भी अच्छी होगी, इसके थ्रू स्पीकिंग भी अच्छी होगी, इसके थ्रू राइटिंग भी अच्छी होगी, और रीडिंग तो ऑलरेडी है ही है, क्योंकि लिसनिंग एक टूल, आपके पास जो इनपुट आती है बेसिकली दो हैं, लिसनिंग और रीडिंग। तो लिसनिंग हमें इतना मैक्सिमम टाइम नहीं मिलता, या इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ बहुत आपको मिले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्लासरूम में भी मोस्टली क्या इंग्लिश की क्लास में ही इंग्लिश मिल रही होती है, बाकी क्लासेस में बायलिंगुअल या इवन मैं भी अभी पढ़ा रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि मुझे उर्दू में समझानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे टीचर्स मुझे कह रहे होते हैं कि आप जी उसको इंग्लिश में ना किया करें, हमें समझ नहीं आती उस चीज़ की। तो अगर मकसद आपका समझाना है तो उसी चीज़ को उर्दू में समझा दिया करें, हम उसको प्रैक्टिस खुद कर लेंगे। यहाँ इवन आप देखें कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में भी, ठीक है, मजबूरन मुझे क्या बोलनी पड़ रही है, उर्दू बोलनी पड़ रही है, तो फिर उससे आपके लिसनिंग कहाँ मिलेगी आपको। तो रीडिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टूल जी। उसमें आज नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं जी, ये आपके पास स्क्रीन में आ जाएगी, टेक्स्ट सारा आ जाएगा इसका। हमें स्टार्ट जी। देयर आर न्यूमरस फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस जी। वर्ब क्या है पहला जी, आर, वही हैं, कौन हैं जी, न्यूमरस इफेक्ट्स जी। किसके इफेक्ट्स हैं, न्यूमरस इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। अब यहाँ देखें, यहाँ एक पॉइंट मैंने सीखा कि सम टाइम इट हैपन्स दैट यू आर नॉट फाइंडिंग अ सब्जेक्ट टू टेक अ स्टार्ट जी। हमने क्या कहा, एक्टिव सिचुएशन, ये कौन सा स्ट्रक्चर है जी, एक्टिव। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्टिव है। कि जब एक्टिव स्ट्रक्चर हमने शुरू करना हो तो हम किस से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट से। और पैसिव स्ट्रक्चर स्टार्ट करना हो तो किस से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो सम टाइम ऐसा होता है, चाहे एक्टिव स्ट्रक्चर में या पैसिव में, आपके पास सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा होता, तो उसके लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं जी, देयर या इट। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेबल के ऊपर बुक है जी, मैं कहूँ बुक इज़ ऑन द टेबल, ये भी ठीक है, या देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल जी। देयर इज़ अ पर्सन इन द स्ट्रीट, देयर इज़ समबडी इन द कार। am I क्लियर जी। या जिस तरह बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग जी, ये चीज़ मुझे तकलीफ पहुंचा रही, इट इज़ हर्टिंग मी। उसी की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इट्स हर्टिंग मी, इट्स इरिटेटिंग। हम वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट हम क्या यूज़ कर देते हैं, देयर या इट को भी, जिस तरह यहाँ यूज़ हुआ है जी। देयर आर, हैं, क्या हैं जी, न्यूमरस फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस जी। स्ट्रेस कैन अफेक्ट जी, कैन अफेक्ट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ गया जी, कैन अफेक्ट। वही कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां देखिएगा ई वाला जो इफेक्ट होता है वो एज अ नाउन यूज होता है कि दिस मेडिसिन हैज नेगेटिव इफेक्ट्स, या दिस थिंग हैज नेगेटिव इफेक्ट्स,
या साइड इफेक्ट्स, वो एज अ नाउन जब यूज हो तो वो ई वाला होता है जी। एज अ वर्ब जब आप उसको यूज करेंगे तो क्या होगा, ए वाला। अफेक्ट, क्लियर, कैन अफेक्ट जी। अब कैन हमने पढ़ा था किसके लिए यूज होता है जी, एबिलिटी के लिए, सकना, मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, क्लियर। कैन अफेक्ट जी, हु कैन अफेक्ट, स्ट्रेस, स्ट्रेस कैन अफेक्ट जी, स्ट्रेस कैन अफेक्ट वर्क जी, द हार्ट, किसको अफेक्ट करता है जी, दिल को। इट कैन इंक्रीज, फिर देखें वही स्ट्रक्चर आ रहा है। अब फिर प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था हमने मोस्टली किसकी प्रैक्टिस की थी वहाँ, कि आपका चार्ट में से सिंपल स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, अब साथ क्या मॉडल ऐड हो रहे हैं जी आपके, क्लियर। अब इट कैन, अब फिर देखें यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट क्या यूज़ किया है जी, इट, लेकिन ये वाला इट नहीं, अब एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। जो चीज़ ऑलरेडी मेंशन हो जाए जब उसको दोबारा मेंशन करो तो उसके लिए प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं। तो क्या आ गया जी, इट जी, इट मीन्स हियर स्ट्रेस, स्ट्रेस कैन इंक्रीज जी, ये इंक्रीज कर सकता है जी, क्या चीज़, द पल्स रेट। आर यू नोटिसिंग जी, मैं उसको ट्रांसलेट नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूं जी। मेक जी, आगे फिर देखें नेक्स्ट क्या आ गया, जस्ट मेक। नाउ व्हाट इज द रूल जी, इफ इन द सेम सेंटेंस, क्लियर, सेम प्रोनाउन एंड सेम हेल्पिंग वर्ब is being repeated जी, we don't mention it again। एक ही सेंटेंस में अगर एक ही प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब रिपीट हो रहा हो, या इवन समटाइम इन्फिनेटिव भी, इसको इन्फिनेटिव भी लिख लीजिएगा। इन्फिनेटिव में क्या आता है, टू आता है, बार बार इन्फिनेटिव रिपीट हो रहा हो तो अगलों के साथ आप टू ना भी यूज करें, कोई हर्ज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जी, ही इज गोइंग देयर रेगुलरली एंड ही इज वर्किंग। मैं पूछूं जी फलां जाता है, काम करता है, आपके हाँ जी वो जाता भी है, वो काम करता है। अब यहां देखें जी, ही, सेम प्रोनाउन इज बीइंग रिपीटेड जी, तो ये सेकंड टाइम नहीं आएगा, ये गलत है जी। इज हेल्पिंग वर्ब, सेम दोबारा रिपीट हो रहा है जी, दोबारा नहीं आएगा जी। तो करेक्ट क्या होगा, मैंने पहले क्या लिखा था, ही इज गोइंग देयर एंड ही इज वर्किंग। दिस इज इनकरेक्ट जी। व्हाट विल बी करेक्ट, he is going there and working। अब यहां पीछे क्या आ रहा था सारा, कैन अफेक्ट, कैन इंक्रीज, कैन इंक्रीज आया नहीं आया, कैन इंक्रीज था ना, जब दोबारा आया तो फिर उसके साथ क्या हो जाए, मेक आया तो फिर क्या हो जाएगा जी, कैन मेक, मेक के ऊपर छोटा सा आप कैन लिख लें, कैन है दोबारा यूज नहीं किया। कैन मेक द हार्ट, क्लियर, कैन मेक जी, बना सकता है जी, किसको, हार्ट को। मिस बीट्स, हार्ट बीट को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब, मिसिंग। एंड कैन कॉज, अब देखें एंड यूज हुआ है बीच में, कंजंक्शन आ गई ना, तो दोबारा जब एंड यूज हो जाए तो फिर आप उसको रिपीट करोगे। अब यहां पे क्या है जी, सॉरी, एक क्लॉज के अंदर जी, सम टाइम वी रिपीट, सम टाइम वी डोंट रिपीट। यहां ये देख लें कि अगर वो एक ही क्लॉज के अंदर सेगमेंट्स में कॉमा आ जाए फिर एंड आए, फिर आप रिपीट करोगे। और अगर कॉमा ना आए, क्लियर, एंड उसी क्लॉज का हिस्सा है, उसी सेंटेंस में मेन क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है, तो फिर आप रिपीट ना करें बेशक। एंड कैन कॉज जी, व्हाट इज स्ट्रक्चर हियर, कैन कॉज, कॉज कर सकता है, मुझे नहीं मीनिंग आते, वजह बन सकता है, किस चीज की जी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट सेकंड, स्ट्रेस कैन अफेक्ट, फिर वही स्ट्रक्चर आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम जी। इट कैन लीड, ये ले जा सकता है जी, कहां तक, टू एस्थमा। इट कैन कॉज, फिर वही बात जी, ये वजह बन सकता है, अ पर्सन टू ब्रीथ टू फास्ट, रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड जी। क्लियर, क्या हो सकता है जी, ब्रीथ टू फास्ट, यानी सारा देखें फिर सारों का सब्जेक्ट क्या बन रहा है जी, स्ट्रेस, कि स्ट्रेस की वजह से ब्रीदिंग बहुत तेज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाएगा। स्ट्रेस कैन अफेक्ट द स्टमक जी, स्टमक को अफेक्ट कर सकता है। इट कैन कॉज स्टमक एक्स जी, स्टमक पेन्स कर सकता है। मैं देखें अब तेज से मैं करता जा रहा हूँ, वजह क्या है,
वो एक ही स्ट्रक्चर है सारा। दीज आर ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स जी, फिर आगे देखें ज़रा जी, दीज आर ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स, फिर वही वर्ब आ गया क्या, आर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जी, किस चीज़ की, ऑफ द वाइड रेंज ऑफ इलनेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिकनेस एंड इलनेस जी? सिकनेस जो शॉर्ट टर्म आपकी बीमारी होती है, जो लॉन्ग हो जाए क्या होती है, इलनेस। एंड सिम्टम्स रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस जी, जो किसकी वजह से होती हैं, रिजल्ट्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जी। इमोशंस नेक्स्ट जी, इमोशंस आर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर हेयर जी, आर इजीली अफेक्टेड। अब पूरा मैं करूं तो सिर्फ आर नहीं है जी स्ट्रक्चर जी, जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊं, इमोशंस आर अफेक्टेड, प्रीवियसली इट वाज जस्ट आर जी, अब आर के साथ और क्या ऐड हो गया जी, अफेक्टेड। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव जी, अफेक्ट होते हैं या अफेक्ट किए जाते हैं बाय स्ट्रेस। अब देखें बाय भी यूज हो गया, बाय से मुझे भी आइडिया मिल गया क्या है, दिस इज पैसिव, पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट जी। पीपल सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस ऑफन फील, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ब हियर जी, फील। पीपल फील, पीपल फील व्हाट जी, एंग्शियस, यानी एंग्जाइटी आती है उनमें जी। दे मे हैव पैनिक अटैक्स जी, मे हैव, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जी, लुक एट नाउ दिस जी। अब पहले क्या मॉडल क्या चल रहा था आपका, कैन, बीच में क्या आया, सिंपल प्रेजेंट की, पैसिव की भी। आर यू नोटिसिंग दैट लैंग्वेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जी, क्लियर। अगला देख लें क्या आ गया, मे इज बेसिकली फॉर व्हाट जी, पॉसिबिलिटी, शायद, यानी मैं सपोज मैं आपको कहना चाहूँ जी मैं जाऊँगा या शायद मैं ना जाऊँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई मे गो, आई मे गो, तो इसके अंदर ही शामिल है आई मे नॉट गो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ ना आई मे गो, तो उसका पूरा मतलब क्या बनेगा, शायद मैं जाऊँ शायद मैं ना जाऊँ। नाउ लुक एट दिस, उसके बाद मे के बाद एक्टिव में हमेशा क्या यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पे ये क्या हो रहा है, हैव आ रहा है, सो हैव इज हियर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, इट इज फॉर पोजेशन। ये किसके लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी, पोजेशन के लिए, मिल्कियत के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है सिंपल। और मैं कहूं मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा जी, आई डोंट हैव। मेरे पास एक था, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास नहीं था, आई डिडंट हैव अ मार्कर। am I clear जी। ही विल हैव हिज रिवार्ड, फ्यूचर में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दे मे हैव, यानी क्या मतलब, दे मे पोजेस या दे मे ओन, दे मे एक्सपीरियंस, शायद उनको हो जाए जी क्या, पैनिक अटैक्स जी। दे मे फील, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ गया जी, मे फील, शायद वो फील करें जी किस चीज को, टायर्ड। लुक एट दिस नाउ जी, दे मे फील और आगे क्या है, टायर्ड, जिसमें आप मिक्सअप हो जाते हैं। अब यहां पे बेशक ये टायर्ड है लेकिन ये वर्ब नहीं है, वर्ब फील हो चुका है, तो फिर ये टायर्ड क्या है जी, पार्टिसिपल। व्हाट इज इट, पार्टिसिपल जी, वर्ब परफॉर्मिंग द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव। जिस तरह कहते हैं ना, ही इज एक्सपीरियंस्ड, ही इज टैलेंटेड, ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है जी। यू मे फील, दे मे फील, शायद वो फील करें जी क्या, टायर्ड, थका हुआ, ऑल द टाइम, हर वक्त जी। व्हेन पीपल आर अंडर स्ट्रेस जी, व्हाट इज द वर्ब हियर, आर, और साथ प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट मैंने सीख लेनी है कि स्ट्रेस के लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है, अंडर। पीपल आर, जब लोग हैं जी स्ट्रेस में, दे ऑफन ओवर रिएक्ट जी। व्हाट इज द वर्ब हियर जी, ओवर रिएक्ट, सिंपल प्रेजेंट एक्टिव, सिंपल प्रेजेंट एक्टिव। व्हेन पीपल आर अंडर स्ट्रेस जी, जब लोग क्या होते हैं, अंडर स्ट्रेस होते हैं, दे ओवर रिएक्ट, वो ओवर रिएक्ट करते हैं टू लिटिल प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे। फॉर एग्जाम्पल, अ नॉर्मली जेंटल पेरेंट, एक आम तौर पे जेंटल पेरेंट जो है, अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस,
जब वो स्ट्रेस में हो एट वर्क, मे येल, स्ट्रक्चर क्या आ गया जी, मे येल, येल मीन स्क्रीम, वही वाला देखें जी, मे हैव, मे फील, मे येल, मे स्क्रीम, शायद वो चीखे, एट अ चाइल्ड ऑफ ड्रॉपिंग अ ग्लास ऑफ जूस, बच्चे पे जिससे क्या हो गया, जूस का ग्लास गिर गया जी। यानी कहते हैं नॉर्मली वो पेरेंट क्या है, गुड ह्यूमर्ड है, क्लियर, जेंटल है, लेकिन हो सकता है वो क्या छोटी सी बात पे क्या करे, बच्चे पे चीखे जी। स्ट्रेस कैन मेक जी, स्ट्रेस कर सकता है जी, क्या कर सकता है, मेक पीपल एंग्री, कैन मेक जी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर हियर, कैन मेक, लोगों को बना सकता है जी, कैसा, एंग्री, मूडी, नर्वस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी। यानी ये देखें सारे यहां पे कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं हमारे पास जी, कैन, मे जी, इज दैट क्लियर जी। अब यहां पे जी यानी स्ट्रक्चर्स तो मैं समझ गया कि बीच में क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब देखना है मैंने, वो 24 स्ट्रक्चर्स में से है, मॉडल में से है, कुछ और है। अब उनके दाएं बाएं, अब आप जिस तरह अभी प्रीवियस एग्जांपल थी जी कि दैट पेरेंट हु आर यूजुअली, एक लाइन हो गई, ठीक है। क्या हो जाएगा जी आगे, दे मे लूज टेम्पर या दे मे येल जी। अब देखें एक बात बीच में क्या आई थी, आर, आगे फिर क्या यूज हुआ, मे येल, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर दो स्ट्रक्चर आ रहे हैं। ये क्या है आप जी, नाउ आई मे टेक अ स्टार्ट विद फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज। व्हेन आई एम सेइंग अ सेंटेंस, दैट इज बेसिकली व्हाट जी, सेंटेंस को मैं कहूं तो वो होता क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स ना, वो वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं तो बेसिकली इट बिकम्स अ व्हाट, ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज लीडिंग टूवर्ड्स व्हाट जी, सेंटेंस। लेकिन अब मैं कहूं वो ग्रुप है तो उस ग्रुप के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। एक ग्रुप ऐसा दैट कंटेन्स फाइनाइट वर्ब जी, जिसमें मिनिमम क्या आ जाए, वन फाइनाइट वर्ब जी, द ग्रुप दैट हैज मिनिमम वन फाइनाइट वर्ब जी, इज कॉल्ड अ क्लॉज। इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज। एंड द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डजंट हैव एनी फाइनाइट वर्ब विद इन इट जी, मैं जब कह रहा हूं फाइनाइट नहीं है तो इसका मतलब है इन्फिनिटिव हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, या इनफाइनाइट्स हो सकते हैं, इज कॉल्ड फ्रेज। विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, जो डेफिनेशन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो जी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉज। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं गो, ये सिंपल मैं बोल दूं लीव, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा जी, तो ये सिंगल वर्ड में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। मैंने दो अगरचे ग्रुप लिख दी है लेकिन ये कुरान के हर्फ नहीं होंगे। आई एम सिंपली आस्किंग यू लीव, यानी आप जाएं यहां से, तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब आ गया नहीं आ गया, सिर्फ एक वर्ड भी है, दैट्स कन्वेइंग द सेंस। या दूसरी डेफिनेशन जी, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने कंप्लीट मीनिंग दे, वो गलत है डेफिनेशन जी कि उसको क्लॉज कहते हैं, दैट इज रॉन्ग। समटाइम क्लॉज भी अपने कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, क्लॉज को भी साथ कुछ और वर्ड्स जोड़ने पड़ते हैं। अभी सिंपल, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें जी, वी आर लर्नर्स जी, वी आर बिगिनर्स जी, कि हमने क्या कहा जी कि सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में एक वर्ड जी, ग्रुप्स, फिर वो ग्रुप उसके अंदर, अगर उस ग्रुप के अंदर फाइनाइट वर्ब है तो उसको क्या कह देंगे हम, क्लॉज, और उस ग्रुप के अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो उसको हम क्या कह देंगे, फ्रेज। तो इसका मतलब है सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट जी, फ्रेजेस एंड
क्लॉजेस। यहां तक मैं क्लियर हो गया जी। अब फाइनाइट वर्ब की फिर वो एग्जांपल दे दूं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ही गोज देयर टू स्टडी, टू स्टडी। ही eats less to lose weight। अब यहां देखें जी, सॉरी, नॉट टू लूज वेट, फॉर लूजिंग वेट। ही ईट्स लेस फॉर लूजिंग वेट। अब यहां देखें जी, goes and eats, these two are finite verbs जी। हमने finite infinitive पे डिटेल कर चुके हैं जी, सिर्फ यहां पे शॉर्टली इलेबोरेट कर रहा हूं हल्का सा कि रिवाइज हो जाए वो चीज। अब देखें ये, दिस इज अ सेंटेंस ना। अब इस सेंटेंस को मैं डायसेक्ट अगर करूं तो इसमें देखें पहला पोर्शन क्या, ही गोज, ही गोज। इसमें फाइनाइट वर्ब फाइनाइट क्यों कहते हैं, ये अपने नंबर डिपेंडेंट होता है। ही है तो क्या हो जाएगा, नंबर डिपेंडेंट मींस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये गोज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये क्या होगा, गो। अगर सिंगुलर है तो इज होगा, प्लूरल है तो आर होगा, सिंगुलर उसके साथ हैज होगा, प्लूरल होगा तो क्या होगा, हैव। यानी जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंगली चेंज, उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट। अब यहां पे ये क्या है जी, ही गोज, फाइनाइट वर्ब आ गया ना। तो ये जो मैंने ब्लॉक में इसको क्लोज किया है, ये वाला जो ग्रुप है, मैं इसको क्लॉज कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं, दिस इज अ क्लॉज। और अगला मैंने जो सर्कल किया हुआ है, टू स्टडी, वो भी एक से ज्यादा वर्ड्स आगे नहीं आगे। एक वर्ड होता तो मैं उसको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कुछ और, एक से ज्यादा जब भी हो गया तो फिर या फ्रेज होगी या क्लॉज होगी। ये एक से ज्यादा थे, मैंने इसको क्लॉज कह दिया। यहां अब दो हैं जी, क्या इसको मैं क्लॉज कह सकता हूं? इसमें वर्ब आया है, अब स्टडी आप कह लें वर्ब है ना, पढ़ना, लेकिन ये क्या फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। दिस इज व्हाट जी, इन्फिनेटिव। इस वजह से मैं फिर इसको क्या कहूंगा जी, दिस इज व्हाट, अ फ्रेज। ये क्या है, फ्रेज है जी। सेकंड एग्जांपल में देखें जी, ही ईट्स, अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन ये लूं, दिस इज व्हाट, अ क्लॉज। और फॉर लूजिंग वेट, इसमें आप देखें इवन तीन वर्ड्स आ गए हैं, एक से ज्यादा हो गए ना। अब मैं इसको सिंगल नाउन, प्रोनाउन कुछ और नहीं कह सकता, एक से ज्यादा हो गए, या फ्रेज होगी या क्या होगी, क्लॉज होगी, जब भी एक से ज्यादा वर्ड्स आ गए। अब मैं चेक करूं जी, क्या ये क्लॉज बन सकती है। अब आप कहें जी लूजिंग बीच में आ रहा है, बेशक आ रहा हो, लेकिन ये जेरेंड है, यानी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट के अंदर क्या है, जेरेंड। ऊपर वाला इन्फिनेटिव था और ये क्या है, जेरेंड, यानी फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो फिर ये भी क्या बन गई जी, फ्रेज। दिस इज व्हाट, फ्रेज जी। गॉट माय पॉइंट जी। यानी हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वहां से हमने देखा कि भाई हमने मेन वर्ब्स तो देख लिए, लेकिन सम टाइम जो है वो सेंटेंस जो होता है वो बहुत लंबा हो रहा होता है। गॉट माय पॉइंट जी। जिस तरह हमने आखिरी क्या किया था, आखिरी सेंटेंस में क्या था कि दैट फॉर एग्जांपल नॉर्मली जेंटल पेरेंट अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एट वर्क मे येल। अब देखें ये कितनी लंबा सेंटेंस है। असल वर्ब तो सिर्फ क्या आया, मे येल, ठीक है, मे येल एट अ चाइल्ड। शॉर्ट करूं तो इसको क्या होगा, पेरेंट मे येल एट अ चाइल्ड जी, कि शायद वो क्या करे, चीखे जी अपने बच्चे के ऊपर। इससे आगे फिर देखें क्या है, फॉर ड्रॉपिंग अ ग्लास ऑफ जूस। अब ये आगे फिर को ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहा है, नहीं बन रहा। तो अब थोड़ा सा अगले लेवल पे चले जाते हैं कि हमने अभी तक क्या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की सिर्फ प्रैक्टिस की या मेन स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की। अब हम देख रहे हैं मेन स्ट्रक्चर के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। सम टाइम एक सेंटेंस के अंदर फिर सेंटेंस आ रहा होता है। गॉट इट जी। जिस तरह ऊपर एक एग्जांपल देखें, प्रीवियसली हमने क्या की, उसमें एक दफा आर आ रहा था, व्हेन पीपल आर अंडर स्ट्रेस जी। एक दफा क्या आ गया, आर अंडर स्ट्रेस।
दोबारा यानी मैं कहूँ तो एक सेंटेंस तो पूरा हो गया, मेन वर्ब आ गया बीच में। दे ऑफन ओवर रिएक्ट जी, दूसरा साथ क्या आ गया, ओवर रिएक्ट। अब दो आ गए ना, क्लियर। अब इसको देखते हैं कि ये पर एक से ज्यादा हो तो फिर क्या करेंगे ये, क्या मैं उसको सेंटेंस के अंदर सेंटेंस कहूंगा, ये क्या मैं उसको क्लॉज कहूंगा, क्या मैं उसको फ्रेज कहूंगा, यानी ये डिफरेंट पार्ट्स अब क्या हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं अब नॉलेज। अब वापस आए इसकी तरफ जी, क्या आपको यहां पे क्लियर हो गया कि क्लॉज क्या हो गया, जिसमें क्या आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, फाइनाइट वर्ब आ जाए या प्रिंसिपल वर्ब आ जाए। और फ्रेज क्या होती है, जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो, फाइनाइट वर्ब ना हो, इसको क्रॉस कर दीजिएगा जी, फाइनाइट वर्ब के अलावा कुछ भी आ जाए जी। यहां तक मैं क्लियर हो गया जी। अब आगे देखते हैं जी, चाहे वो फ्रेज है चाहे वो क्लॉज है, उसका रोल क्या है पहले, व्हाट इज इट्स रोल। जिस तरह हमने क्या कहा था, इन लैंग्वेज every word is there with certain role and that role defines its types। जो भी वर्ड है उसका रोल क्या है, और वो रोल क्या डिफाइन करेगा, उसकी टाइप को। इसी तरह चाहे वो फ्रेज है, आप वर्ड की जगह उसको क्या लिखते हैं आप जी, चाहे वो क्या है, फ्रेज है या वो क्या है, क्लॉज है, जो भी उसका रोल होगा वो उसकी टाइप डिफाइन करेगा। मैं यहां क्या लिख रहा हूं, ईदर इट्स फ्रेज और क्लॉज। रोल उसका क्या है जी, अब रोल्स डिफरेंट देखते जाते हैं जी। अगर वो सेंटेंस में क्या बन रहा है जी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जी, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। अगर वो उसका रोल क्या है जी, इफ इट इज एडिंग समथिंग इनटू द मीनिंग ऑफ सम नाउन और प्रोनाउन जी, किसी नाउन प्रोनाउन, किसी चीज, बंदे, इंसान, जानवर, किसी चीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा वो बता रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, चाहे वो फ्रेज है चाहे वो क्लॉज है, ध्यान में रखिएगा जी। तो फिर उसको हम क्या कह देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज। गॉट इट जी। अगर उसका रोल क्या है जी, इफ इट इज एडिंग समथिंग जी into the meaning of what, some verb, some other adverb, some other adjective और whole sentence, जो हमने पढ़ा था जी पहले, then it will be called what जी, adverbial phrase और adverbial clause, या जनरली उसको adverbial भी कह देते हैं। अब देखें जी, पहले यही चीजें हमने इंडिविजुअल वर्ड से रिलेटेड पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, यू कुड रिकॉल, इंडिविजुअल वर्ड्स थे ना। अब वही उस वर्ड की जगह क्या बन गया, ग्रुप आ गया ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया तो या वो फ्रेज होगी या वो क्या होगी, क्लॉज होगी। अब उसका रोल मैं क्या देखूंगा, अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या होगी, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। अगर वो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में, जिस तरह हम एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है तो क्या कह दूंगा उसको, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन अगर वो किसी वर्ब के, किसी दूसरे एडवर्ब के, किसी एडजेक्टिव के या पूरे सेंटेंस के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है तो फिर क्या कह दूंगा, एडवर्बियल फ्रेज और क्लॉज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी। इसी तरह अगर उसका रोल एक क्या है, फॉर एग्जांपल उसका हेड वर्ड प्रेपोजिशन आ गया है, या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, तो फिर उसको मैं क्या कह दूंगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज, या प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट साथ मिला दें अगर, तो ये क्या बन जाएगी जी, प्रेपोजिशनल। यूजुअली फ्रेज होती है, लेकिन क्लॉज लिखते हैं, कोई हर्ज नहीं है, आ सकती है, कोई ममनू नहीं है। यूजुअली होती क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज।
am I clear जी? यानी कहने का मेरा मकसद वही वाली बात कि हमने क्या ग्रामर के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज नहीं बनी थी, लैंग्वेज बनी थी अकॉर्डिंग टू इट्स रोल। उसका रोल क्या है वहाँ पे, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो जी। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसी एग्जांपल में से ये मुख्तलिफ निकालने की कोशिश करते हैं जी। द एंग्री, या यूं कर लें उसको, द रिवर एंग्री fierce and bloody, या and horrible, and horrible। मैं फिर बोलता हूं, द रिवर एंग्री fierce and horrible which was being predicted, which was being predicted ruined the whole village with its belongings। ये यहाँ पे रिवर भी ना करें, इसको फ्लड कर दें जी, सॉरी, मेक इट फ्लड जी, द फ्लड। अब देखें जरा इसके जी, मैं ये एक सेंटेंस है पूरा लंबा चौड़ा। अब उसके अंदर देखें, पहले मैं क्या निकालता हूँ, वर्ब निकालता हूँ जी, जरा आइडिया लेने के लिए कि हमने पढ़ा था कि सेंटेंस में तो क्या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आ जाए वो क्या बन जाता है, सेंटेंस। अब अगली कन्फ्यूजन आ गई कि बाद उसका एक ही सेंटेंस, देखें फुल स्टॉप जब यहाँ पे लग रहा है तो एक ही सेंटेंस है ये, उसके अंदर बार बार वर्ब्स आ रहे होते हैं, उनका क्या करें। पहला आप देख रहे हैं जी, वॉज बीइंग प्रेडिक्टेड, पहला क्या आ गया, वॉज बीइंग प्रेडिक्टेड, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है या नहीं है। अगला फिर देखें क्या आ गया जी, रूइन द होल विलेज, दो आगे नहीं आगे, और दोनों मेन वर्ब्स हैं या नहीं है ना। तो फिर मैं सेंटेंस का मेन वर्ब किसको मानूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाह रहा हूं जी, फॉर योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल जी, फॉर योर रीडिंग स्किल जी, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जी, फॉर योर स्पीकिंग जी, फॉर योर एक्सप्रेशन जी। अब इसमें ध्यान में रखिएगा कि दैट रिमेंबर दो वर्ब्स आ गए, लेकिन सेंटेंस का मेन कौन सा है, वॉज बीइंग प्रेडिक्टेड है या रूइंड है। तो दैट इज बेसिकली रूइंड जी। सेंटेंस का मेन वर्ब अगर मैं लिखूं यहां पे क्या है, रूइंड। वो मैंने कैसे निकाला, वही वाला तरीका नहीं छोड़ना जी, कॉम्प्रीहेंशन स्किल के लिए कह रहा हूं। बच्चे पूछते हैं कि सर बास का सेंटेंस बहुत लंबे होते हैं, नहीं समझ आ रही होती उनके मीनिंग इस तरह, आप वर्ब के ऊपर रखा करें कौन के क्वेश्चन जी। मैंने क्या कहा था, कौन। अब रूइंड वर्ब है तो कौन, इसका जवाब क्या आएगा जी, फ्लड। सब्जेक्ट मिलेगा आपको, क्या ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको जी, इसके क्या के जवाब में क्या आएगा जी, विलेज। क्या मिलेगा, विलेज। अब मैं शॉर्ट करूं तो शॉर्ट असल सेंटेंस आपका क्या है जी, द फ्लड रूइंड द विलेज। असल बात इतनी सी है या नहीं है। अब फिर कहें जी ये जो एक्स्ट्रा है सारा, इसको कैसे करूं मैं। अब गौर से देखें जरा जी, मेन वर्ब जब आपने पकड़ा उस पर कौन, उसके सब जो कौन के आंसर में आ रहा है वो सारा सब्जेक्ट होता है। अब यहां से देखें जी, मैं इसको ब्रैकेट अगर करूं यहां से, द से लेके बीइंग प्रेडिक्टेड तक ब्रैकेट में क्लोज कर दें जी ये सारा सब्जेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा, कौन सा, द फ्लड एंग्री फियर्स एंड हॉरेबल विच वॉज बीइंग प्रेडिक्टेड, ये सारा पूरा सब्जेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा बन रहा है ना। इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट बन रहा होता है वो क्या होता है, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज होती है नहीं होती, और इसके बीच में मेन वर्ब आ गया नहीं आ गया, विच वॉज बीइंग प्रेडिक्टेड, फाइनाइट वर्ब आ गया नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये नाउन फ्रेज नहीं है बल्कि ये क्या है, नाउन
क्लॉज, ये क्या है? नाउन क्लॉज। एम क्लियर जी? यहां तक मैं क्लियर हो गया? आगे अब देखें जरा जी, रूइंड, यानी हु रूइंड? द फ्लड। द फ्लड रूइंड व्हाट जी? अब पूरा देखें जी, द से शुरू करें, द होल विलेज विद इट्स बिलोंगिंग्स। ये एक वर्ड तो नहीं है ना, अगर एक ही वर्ड होता तो मैं कह देता ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। अब एक से ज्यादा वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, नहीं आ गया? इसमें अब गौर से देखें, कोई कोई बीच में मीन फाइनाइट वर्ब आया है? कोई भी नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है? फ्रेज है। और बन क्या रहा है? ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो कौन सी फ्रेज है ये जी? नाउन फ्रेज होगी, नहीं होगी? ये नाउन फ्रेज। तो अब अगर मैं कहूं तो ये सेंटेंस जो है ये किसका कॉम्बिनेशन था जी? एक नाउन क्लॉज का और एक नाउन फ्रेज का। यहां तक अगर रखूं मैं, अब जरा वापस फिर आए दोबारा जी, इसको सर्कल अप करें कहां से? विच वॉज बीइंग प्रेडिक्टेड जी, विच से लेके प्रेडिक्टेड तक, विच वॉज बीइंग प्रेडिक्टेड। सिर्फ इतने पोर्शन को अंडरलाइन करें या सर्कल करें, सेपरेट निकाल लें। अब ये किसके बारे में है जी? फ्लड के बारे में है ना। और इसमें मेन वर्ब आ रहा है, नहीं आ रहा? मेन वर्ब भी आ रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन भी आ रहा है, ध्यान में रखिएगा जी। क्लियर? हु, विच, दैट, हुज, होम, ये मोस्टली निशानी होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये क्या? एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज की निशानी होते हैं जी। अब ये देख लें, ये सारा जब फ्लड के बारे में बन रहा है तो एडजेक्टिव बन रहा है, नहीं बन रहा? एक वर्ड तो नहीं है ना, एक से ज्यादा है ना। तो फिर क्या एडजेक्टिव फ्रेज होगी या एडजेक्टिव क्लॉज होगी? अब देखें बीच में मेन वर्ब भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गई जी? एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। पहले मैं क्या समझा था कि जी सिर्फ किसका कॉम्बिनेशन है जी? नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज का। अब साथ एक और भी ऐड होगी, क्या जी? एडजेक्टिव क्लॉज भी आ गई। am I क्लियर और नॉट जी? मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर मैं विच वॉज बीइंग प्रेडिक्टेड को उठा के देख लूं, सिर्फ ये चंक उठा लूं पूरे सेंटेंस में से, तो ये किसके बारे में है? फ्लड के बारे में। यानी जो प्रिडिक्शन की जा रही थी वो किसके बारे में की जा रही थी? फ्लड के बारे में। तो फ्लड क्या है? नाउन है। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जो कुछ भी हो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है वो? एडजेक्टिव। तो अब ये अकेला एक वर्ड होता तो मैं कह देता एडजेक्टिव है, कि रोल किसका प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव का। लेकिन ये क्या है? एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं। एक से ज़्यादा वर्ड्स की मैंने डेफिनेशन पढ़ी, एक से ज़्यादा वर्ड्स हों तो या वो फ्रेज होती है या वो क्या होती है? क्लॉज होती है। अब इसमें मैं देखूंगा कि बीच में मेन वर्ब आ रहा है, नहीं आ रहा? आ गया ना, तो फिर ये क्या बन गई? एडजेक्टिव क्लॉज। एम आई क्लियर अप टिल हियर जी? अब आए जरा वापस फिर दोबारा जी, स्टार्ट करें आप एंग्री से, एंग्री से लेके हॉरेबल तक, इन को सिर्फ अंडरलाइन कर लें जी। एंग्री, फियर्स एंड हॉरेबल, ये तीन लफ्ज आ रहे नहीं आ रहे? पहले तो मैं देखूं तीनों लफ्जों से ही पता चल रहा है ये एडजेक्टिव्स हैं। एंग्री किसको कहते हैं? एडजेक्टिव। फियर्स भी क्या है? एडजेक्टिव है। या अगर मुझे मीनिंग नहीं भी पता, मैं सिर्फ इनका रोल चेक करूं, ये किसके बारे में आ रहे हैं? फ्लड के बारे में। किसके बारे में? फ्लड के बारे में। और जो फ्लड क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में जो कुछ भी हो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है वो? यानी उसके बारे में एक्स्ट्रा जो कुछ भी आ जाए। अब यहां गौर से देखें जरा जी, क्या इसके अंदर कोई मेन वर्ब आया है? नहीं। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई, नहीं बन गई? एडजेक्टिव फ्रेज जी। अब जरा वापस पूरे सेंटेंस को देखें जी, कितने पार्ट्स आ गए उसमें, कितनी फ्रेजेस, कितनी क्लॉजेज आ गई? यानी उसके अंदर क्या? चार आ गए जी। एक आपके पास क्या आ गई? नाउन क्लॉज। एक क्या आ गई? नाउन फ्रेज। एक क्या आ गई? एडजेक्टिव फ्रेज। एक क्या आ गई? एडजेक्टिव क्लॉज। आमा क्लियर जी?
अब जरा वापस उस सेंटेंस को देखें जी। फॉर एग्जाम्पल, अ नॉर्मली जेंटल पेरेंट अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अब फॉर एग्जाम्पल से शुरू करें आप जी। अ नॉर्मली जेंटल पेरेंट अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस जी, ये सारा स्ट्रेस एट वर्क जी, यानी फॉर एग्जाम्पल फॉर से लेके वर्क तक ये सारा सब्जेक्ट बन रहा नहीं बन रहा। उस सब्जेक्ट में असल जो मेन नाउन है वो तो क्या था, पेरेंट। वो क्या है, पेरेंट। क्लियर। आगे इसका वर्ब क्या बन रहा है जी, मे यल। मे यल शॉर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, पेरेंट मे यल। लेकिन वो अब क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ नॉर्मली जनरल पेरेंट अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये सारा, इसके अंदर कोई मेन वर्ब आया है जी, नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, फ्रेज है। क्या है ये, फ्रेज है। और क्या बन रही है, ये सब्जेक्ट बन रही है। तो कौन सी फ्रेज होगी ये जी, नाउन फ्रेज। क्या बन गई ये, नाउन फ्रेज। आगे देखें जी। अब मे यल के बाद आगे क्या था, एट अ चाइल्ड फॉर ड्रॉपिंग अ ग्लास ऑफ जूस। एट अ चाइल्ड। अब देखें जी, पेरेंट मे यल, असल बात क्या थी, एट अ चाइल्ड। एट अ चाइल्ड यानी खाली चाइल्ड होता तो वो क्या था, ऑब्जेक्ट था ना, नाउन था। खाली चाइल्ड है तो क्या है, नाउन। लेकिन अब देखें पूरी लंबी चौड़ी बात आ गई, चाइल्ड फॉर ड्रॉपिंग अ ग्लास ऑफ जूस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया नहीं आ गया। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको मेन वर्ब है नहीं, ड्रॉपिंग मेन वर्ब नहीं है, जेरंड है। मैंने कहा था मेन वर्ब की निशानी क्या होती है, जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल करो तो उस पर कोई फर्क पड़ता है। अब चाइल्ड हो तो फिर भी फॉर ड्रॉपिंग होगा, चिल्ड्रन हो तो फिर भी क्या होगा, फॉर ड्रॉपिंग। ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा जिसको। देखिएगा अभी आप जिस तरह कंफ्यूज हुई हैं, आपने क्या कहा, अ चाइल्ड, आपने कहा फॉर ड्रॉपिंग आ गया जी, फॉर ड्रॉपिंग। आपको अब ये वर्ब लग रहा था, चेक करना है तो आसान। इसका सब्जेक्ट क्या बन रहा है, चाइल्ड। इसको प्लूरल करके देख लें, चिल्ड्रन, वो भी क्या रहेगा, फॉर ड्रॉपिंग। या इसको सिंपल प्रेजेंट में ले जाएं जी। क्लियर। किसी भी सूरत में ले जाएं, ये चाइल्ड के साथ क्या, फॉर ड्रॉपिंग ही रहेगा। पास में हो, परफेक्ट में हो, किसी भी जगह हो, ये आगे साथ क्या रहेगा, फॉर ड्रॉपिंग। तो कोई चेंज आ रहा है इसमें, ये अपने सब्जेक्ट के नंबर डिपेंडेंट है नहीं है। तो इसका मतलब है ये मेन फाइनाइट वर्ब नहीं है ये, बल्कि क्या है, जेरंड है। क्या है ये, जेरंड है। जिस तरह हमने इन्फिनेटिव पढ़ा था ना, अभी दो एग्जांपल देखी थी हमने। पहली एग्जांपल क्या थी, ही गोज टू स्कूल, ही गोज देयर टू स्टडी। और दूसरी एग्जांपल क्या थी, ही ईट्स लेस फॉर लूजिंग वेट। तो ये फॉर लूजिंग वेट और फॉर, यहां देख लें ये वही है, फॉर ड्रॉपिंग जी। इन्फिनेटिव में और जेरंड में हम ये भी फर्क कर सकते हैं कि इन्फिनेटिव याद रखिएगा आप, मोस्टली टू या समटाइम टू ना भी हो, बेर इन्फिनेटिव होता है। लेकिन जेरंड के साथ कोई ना कोई और प्रपोजिशन आती है, तो यानी ये मेन वर्ब नहीं है। तो फिर ये क्या है जी, फ्रेज है। क्या है ये, फ्रेज। तो जो और ये फ्रेज रोल किसका प्ले कर रही है, ऑब्जेक्ट का। तो फिर ये क्या होगी, नाउन फ्रेज जी। क्या हो जाएगी ये, नाउन फ्रेज। इसका मतलब हमारा ये वाला सेंटेंस जो है, इसके अंदर दो फ्रेजेस आ रही हैं जी, दो फ्रेजेस आ रही हैं। और दोनों कौन सी फ्रेजेस हैं जी, नाउन फ्रेजेस। अब इन दोनों नाउन फ्रेजेस को मैं जोड़ूं किसके साथ, मे यल। तो एक नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बन रही है, एक नाउन फ्रेज क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट जी। और इसका निचोड़ निकालूं तो मैं क्या बनता था, पेरेंट मे यल एट अ चाइल्ड जी, इन स्ट्रेस, इन स्ट्रेस जी। गॉट माय पॉइंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।